जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पास अकेडमी। चलिए आज शुरू करते हैं। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया हुआ है हिस्ट्री का, मौर्यन एम्पायर के बारे में। सबसे ग्लोरियस पीरियड ऑफ अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर था। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर लास्ट पार्ट में मौर्यन एम्पायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बिफोर जाने से पहले थोड़ा सा हमारे ये सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक एंड टेलीग्राम। 100 ऐप की डाउनलोड करके वहाँ से भी क्लास देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पिक्चर, इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ मौर्यन एम्पायर का। ये कौन है? ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ठीक है। तो इनका बारे में हम डिस्कशन करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य कैसे कैसे एस्टैब्लिश हुआ? ठीक है, तो मतलब मौर्यन साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा सा किंगडम अगर हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन करने के लिए चाणक्य या फिर जिनको हम कौटिल्य कहते हैं, तो उन्होंने अपने एक राइटिंग्स जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं उसके अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट्स में आए थे एक ग्रीक एम्बेसडर जिनका नाम था मेगास्थनीस। तो उन्होंने अपने बुक इंडिका में भी इनके बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मौर्यन किंग थे, या फिर पहला जो एस्टेब्लिशर है मौर्यन किंगडम का, इन्होंने ही किया था। ठीक है, इन्होंने कौन सा बीसी से कौन सा बीसी में, 322 बीसी से लेके 297 बीसी तक इनका जो रूलिंग पीरियड था। इन्होंने हेल्प किसका लिया था? कि टेक द हेल्प ऑफ कौटिल्य, जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं या चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही एडिबल, उनका हम कह सकते हैं महामंत्री, मंत्री, या फिर एक गुड टीचर, फिलोसोफर। बहुत सारे नॉलेज में उनका एक्सपर्टीज था। ठीक है, उन्होंने छोटा सा बच्चा चंदू को लेके चंद्रगुप्त नाम का एक इतना बड़ा सा साम्राज्य के राजा बना दिया। ठीक है, नंद डायनास्टी को उन्होंने एस्टेब्लिश, डिथ्रोन कर दिया। नंदस उस टाइम पे रोल कर रहे थे, या फिर धनानंद को हटा के, या फिर धनानंद को डिथ्रोन करके, ठीक है, उन्होंने मौर्यन किंगडम को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्यन डायनास्टी के एस्टेब्लिशर हैं। तो उनको हम कुछ ग्रीक एम्बेसडर उनको एक बहुत ही अच्छा नाम से डाल बुलाते हैं, जिनको हम सेंड्रोकोटस कहते हैं। मतलब इनका जो फियरफुलनेस है, मतलब किसी से ना डरना। ठीक है, तो सबको एक इम्पोर्टेंट टर्म के हिसाब से सबको शासन काल में, इनका शासन काल में मौर्यन पीरियड बहुत ही ग्लोरियस पीरियड था। इसके बाद इनका जो बेटा आएंगे या फिर इनका जो पोते आएंगे अशोक, ठीक है, उनके टाइम पे तो बहुत ही बड़ा भास्ट किंगडम हो गया था पूरा आर्यवर्त में। अगर उनका किंगडम की विस्तार हो गया था। ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। जो मैं बोल रहा था, सेल्यूकस निकातर। ठीक है, सेल्यूकस निकातर किसका जनरल थे? सेल्यूकस निकातर जनरल थे अलेक्जेंडर का। ठीक है, अलेक्जेंडर के इंपोर्टेंट जनरल थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक मैरिज अलायंसेस बिल्ड किया, क्योंकि उन्होंने देखा इतना पावरफुल किंग है ये, इसको डिफीट करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसको डिफीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके साथ एक मैरिज अलायंसेस बिल्ड किया। तो सेल्यूकस निकातर ने, उनका बेटी था हेलिना। ठीक है, तो हेलिना को इनके साथ मैरिज करवाया और मैरिज अलायंसेस बिल्ड किया। जिसके कारण क्या होगा न, एक ग्रीक और इंडियन रूलर्स के बीच में क्या हुआ न, एक मैरिज अलायंसेस बिल्ड हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी जो कौटिल्य ने या फिर चाणक्य ने क्या बोला ना, जो हेलिना से जो बेटा बनेगा वो आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्यन साम्राज्य का किंग नहीं बन सकता। ठीक है, हमारे इंडियन ओरिजिन का जो कोई रानी होगा उसका बेटा आगे फिर किंग बनेगा चंद्रगुप्त के बाद, लेकिन हेलिना से जो बेटा होगा या बेटी होगा वो आगे मॉडर्न किंगडम के अंदर रूलिंग पीरियड में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल थे। तो आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, जिनको हम ग्रेट मानते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ना, सक्सीडेड यानी कंट्रोलिंग ओवर द इंडियन टेरिटरी। तो इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सेल्यूकस निकातर को भेजा था, लेकिन सेल्यूकस निकातर ने चंद्रगुप्त से परास्त हो गए थे, अब डिफीट हो गए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त डिफीटेड हिम एंड, तो उनके साथ क्या बिल्ड किए ना, एक मैरिज अलायंसेस। पहले राजा जो महाराजा थे वो क्या करते थे, अगर देखते हैं किसी के साथ अगर बराबरी का मुकाबला है तो उसके साथ क्या करते हैं ना, मैरिज अलायंसेस या फिर कोई सिस्टम ऐसे डिप्लोमेटिक कंडीशन कर लेते हैं, इसके कारण उनके साथ एक गुड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो पाए। ठीक है, इसके कारण दोनों पावर मिल जाए। ठीक है, तो भास्ट एम्पायर को इंक्लूड करने के लिए इनका कहाँ से था प्रोविंसेस अगर बात करते हैं, देखो तो पोर्शन ऑफ बिहार से लेके, ठीक है, बंगाल तक, तो बिहार से बंगाल तक एंड वेस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी इंडिया का डेक्कन तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके कारण क्या करते थे ना, एक बहुत ही बड़ा भास्ट टेरिटरी का अधिकारी थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है,
जो मैं चैप्टर के बिगनिंग में बोल रहा था, मेगास्थनीस, ठीक है, मेगास्थनीस इनको एक ग्रीक एम्बेसडर भी कहते हैं, सेंड बाय सेल्यूकस निकातर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजकोट में बहुत सारे टाइम पे रहे थे, और उन्होंने भी कौन सा बुक, अपने बुक इंडिका में मेंशन किया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने कैसा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा था, वो कैसे अपने राज्य चलाते थे, कैसा उनका रेवेन्यू सिस्टम था, कैसे सारे डेवलपमेंट वर्क कैसे करते थे, ठीक है। इस टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु या फिर कौटिल्य जिनको हम कहते हैं, उन्होंने अपने बुक्स अर्थशास्त्र में भी मेंशन किया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं बेस्ट बुक ऑफ ओके फिलोसफी तो है अर्थशास्त्र, ठीक है। तुमको अगर टाइम मिलेगा थोड़ा सा पढ़ भी लेना, अर्थशास्त्र से बहुत सारे नॉलेज गेन मिलेगा, ठीक है। सो लेटर चंद्रगुप्त एडॉप्ट जैनिज्म, ठीक है। जब उनका साम्राज्य काल धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो अपने बेटे को फिर बिंदुसार को अपना राज्य सौंप के उन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो भद्रबाहु ने उनको जैनिज्म के अंदर अडॉप्ट करवाया था, ठीक है। फिर आगे वो जाके कहाँ पे डाई किए ना, ये श्रवण बेलगोला में गए थे, ठीक है। तो विशाखापट्टनम श्रवण बेलगोला में, जहाँ पे उनका स्लो स्टारवेशन मतलब उपवास रहने के कारण, ठीक है, उनका धीरे धीरे डेथ हो गया। तो श्रवण बेलगोला मतलब अगर समाधि की बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो श्रवण बेलगोला में था, ठीक है। तो भद्रबाहु इनको जो जैनिज्म से दीक्षित करवाए थे भद्रबाहु, ठीक है। तो इस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट राइटिंग भी इनके ऊपर लिखा गया है, जैसे विशाखा दत्त ने इनके बारे में लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, पूछ भी लेता है, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। मुद्रा राक्षस रिटन बाय होम, दैट इज कॉल्ड विशाख दत्त, ठीक है। इस टाइम पे इनके ऊपर और एक लिखा गया था बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं राइटिंग्स, जिसको हम देवी चंद्रगुप्तम भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका ही राइटिंग्स है देवी चंद्रगुप्तम, जो कि 6th सेंचुरी सी का एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में या फिर उनका राइन के बारे में। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, ये उन दोनों के बारे में, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हम कह सकते हैं। उनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए हैं उनका एक बहुत ही एलिजिबल सन, अगर हम बात करते हैं, ये है बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे उनके पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो बिंदुसार का राइन पीरियड अगर हम बात करते हैं 297 से लेके 273 बीसी तक, क्योंकि बीसी हमेशा बैकवर्ड में कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसलिए तुमने देखा होगा सारे जो साल्स होते हैं 297 से लेकर 273 बीसी तक, ठीक है। तो चंद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, तो उनका सन कौन थे, बिंदुसार, जो उनको राजगद्दी मिला 297 में, ठीक है। इनको कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग, इनको भी बहुत सारे सम्मान मतलब उपाधि मिला हुआ है, जैसे इनको हम कहते हैं जैसे अमृत घात, ठीक है, इनको ये उपाधि मिला हुआ था, ये किसी के साथ ये अन्याय नहीं करते थे, अमृत घात थे, इनको ये समाधि मिला था ग्रीक राइटर्स के द्वारा, ठीक है। इनका जो साम्राज्य था कहाँ से था ना, अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक, बहुत ही बड़ा सा साम्राज्य इन्होंने भी एस्टेब्लिश किया था, अपने जो पापा की जो राइन है तो उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि कोई अगर एलिजिबल सन होगा डेफिनेटली वो अपना साम्राज्य को आगे लेके जा सकता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद बिंदुसार, उनके बाद अशोक, तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे हमारा मौर्यन डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। इनका सब कॉन्टिनेंट बहुत ही लॉन्ग टर्म तक रूल किया उस पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। इसीलिए बहुत ही हम गर्व से उनके बारे में पढ़ते हैं हमारे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट किंग अगर हम मौर्यन डायनेस्टी के अंदर बात करते हैं तो ये है अशोक, किंग अशोक, इनको हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे पिक्चर्स भी बने हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर भी एक सीरियल आया था स्टार प्लस में, चंद्र नंदिनी के नाम से, ठीक है, बीच में एक सीरियल भी आया था। इनके ऊपर भी अशोक सम्राट या चक्रवर्ती अशोक सम्राट का नाम से सीरियल भी चलता है, बहुत सारे पिक्चर भी बनाया गया है। तुमने देखा होगा हमारा जो स्टार शाहरुख खान ने रोल किया था अशोक सम्राट का एक पिक्चर में। तो अशोक का राइन था 269 से लेकर 232 बीसी तक, राइन पीरियड भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये वाला थोड़ा सा अपनी कॉपी में मार्कआउट कर लेना, ठीक है। तो अशोक वाज द ग्रेटेस्ट रूलर, अगर हम ऑल द टाइम कहेंगे तो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ऑल द टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट किंग अगर मौर्यन डायनेस्टी के अंदर होंगे तो है अशोक, किंग अशोक, ठीक है। तो ही वाज अपॉइंटेड, तो पहले उनको एक वाइसरॉय अपॉइंट किया गया था, कहाँ पे, तक्षशिला में, अवंती में एंड उज्जैन में, ये 3 जगह पे उनको वाइसरॉय अपॉइंट किया गया था, मतलब एज ए हेड उस जगह पे। कुछ जगह पे जैसे सुबह में सूबेदार अपॉइंट किया जाता है, तो उनका पापा बिंदुसार ने उनको तक्षशिला, उज्जैन एंड अवंती में, ये तीनों जगह पे उनको एज ए वाइसरॉय अपॉइंट किया था। बाद में उन्होंने जब
अपने थ्रोन एक्वायर करेंगे, वो आपने 99 ब्रदर्स को किल करके, कुछ टेक्स्ट में मेंशन किया गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर, तो आपने बहुत सारे भाइयों का हत्या करके उन्होंने थ्रोन के ऊपर आए, मतलब इसीलिए उनको कहा जाता था चंडाशोक। इनका जो 261 बीसी में जो कॉलिंग का वार था, बहुत ही फास्टी ब्लड सेक था, ठीक है, जो अभी भी याद किया जाता है, जैसे हमारे जालियाना बाग हत्याकांड है, तो उस टाइप का एक बहुत ही बड़ा सा ब्लडी सेक था। उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था 261 बीसी के बाद। देखो, तो अशोक बिकम द बुद्धिस्ट अंडर द उपगुप्त, ठीक है, तो उपगुप्त उनका टीचर्स थे, ठीक है, उपगुप्त के अंदर, एंड एक्सटेंड हिज किंगडम फ्रॉम द हिंदूकुश माउंटेन टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो बंगाल के अंदर हिंदूकुश माउंटेन से लेके बंगाल तक इनका किंगडम एस्टेब्लिश था। कलिंग वार कब फॉट हुआ था इनके पीरियड ऑफ टाइम पे, सबसे ग्रेटेस्ट वार अगर मानते हैं 261 बीसी में, ठीक है, जो कि 13th रॉक एडिक्ट में ये मेंशन किया गया है, क्योंकि इनके टाइम पे बहुत सारे जो इनका जो राइटिंग्स है, तो बहुत सारे रॉक या पत्थर के ऊपर खुदाई करके लिखा जाता था, जिसको रॉक एडिक्ट कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट इनके पीरियड टाइम पे बिल्डअप किया गया है, जिसके कारण इनके राइन के बारे में हमें बहुत ही अच्छा सा जानकारी मिलता है। तो अशोक इरेक्टेड पिलर्स एंड एडिक्ट, जो मैं अभी बात कर रहा था, तो बहुत सारे पिलर्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं। अशोक स्तंभ सुनना होगा, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, इन्हीं का स्तंभ से उठाया गया है, ठीक है, एंड एडिक्ट्स ओवर द सबकॉन्टिनेंट, एंड ऑल्सो ये ओनली हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पार्ट में इनका एडिक्ट नहीं था, और भी बहुत सारे कंट्री के अंदर देखने को मिलता है, जैसे अफगानिस्तान में इनका एडिक्ट देखने को मिलता है, नेपाल में, ठीक है, बांग्लादेश में एंड पाकिस्तान में, ये भी इस जगह पे इनका एडिक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ब्रिटिश स्कॉलर की हम बात करेंगे, जेम्स फिलिप, ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप्स इन्होंने क्या किया है ना, कॉलोनियल रूल्स के बारे में या फिर अशोक के बारे में बहुत सारी चीज में इन्होंने रिसर्च भी किया था अशोक के एडिक्ट के अंदर, ठीक है, रिसर्च करके 1837 में उन्होंने भी अपना थीसिस या फिर सबमिट किए थे, ठीक है। तो अशोक का इंस्क्रिप्शन बहुत सारी जगह पे हम क्लासिफिकेशन किया गया, जैसे उनका इंस्क्रिप्शन को पिलर एडिक्ट के एडिक्ट में लिखा गया है, मेजर रॉक एडिक्ट में एंड कुछ माइनर रॉक एडिक्ट में। इनका जो इंस्क्रिप्शन था, तो 3 हिस्से में इनको डिवाइड किया गया है, कुछ पिलर में लिखा गया उसको हम पिलर एडिक्ट कहते हैं, कुछ बड़े रॉक्स या फिर मेजर साइट्स पे लिखा गया उसको हम मेजर रॉक एडिक्ट कहते हैं, और कुछ जगह पे माइनर रॉक्स एडिक्ट्स भी हैं, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है किसके बारे में ना, अशोक के राइन के बारे में, ठीक है। तो अशोक एक इंपॉर्टेंट किंग या फिर चक्रवर्ती सम्राट माने जाने के लिए, क्योंकि ये सारे एविडेंस हमें मिलता है जहां से हमें पता चलता है उनके राइन के पीरियड के टाइम पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उन्होंने करवाया था। देखो, ये सारे रॉक एडिक्ट है, बड़े बड़े पत्थर के ऊपर खुदाई करके इसके ऊपर लिखा जाता था, इसको हम रॉक एडिक्ट कहते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह पे से मिला हुआ है, उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। तो 7 पिलर एडिक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां से हमें पता चलता है अशोक के साम्राज्य के बारे में। देखो, तो 2 टाइप ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ स्टोन यूज होते थे, एक है स्पॉटेड व्हाइट कलर सैंडस्टोन एंड बफ कलर सैंडस्टोन, जिसको हम क्वार्टरजाइट कहते हैं, ठीक है। तीन दोनों के ऊपर जो रॉक एडिक्ट हुआ करता था, तो उसके ऊपर वो राइटिंग करते थे, मेनली जो प्राकृत और पाली लैंग्वेज में इनका सब राइटिंग्स, ओके, और कोरोसिपी स्क्रिप्ट, ये सारे स्क्रिप्ट के अंदर इनका राइटिंग्स हुआ करता था, ठीक है। तो ऑल द पिलर्स आर मोनोलिथ, इसको मोनोलिथ क्यों कहते हैं रे ना, ये सारे स्टोन के ऊपर क्राफ्टिंग होता था, क्राफ्ट आउट ऑफ द स्टोन, तो स्टोन को जैसे मैंने बताया स्टोन के ऊपर खुदाई करके छेनी और हथौड़े से लिखा जाता था, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, मोनोलिथ कहते हैं, ठीक है। स्टोन टूल्स, या इसके साथ भी और तुमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े थे, स्टोन टूल्स को क्या कहते हैं, स्टोन टूल्स को कहते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है। तो माइक्रोलिथ कहा जाता है स्टोन टूल्स को, यहाँ पिलर के ऊपर क्राविंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोलिथ्स, ठीक है। तो अलग अलग प्लेसेस में जैसे मिला हुआ है कांधार, जिसको अभी अफगानिस्तान में है, ओके, खैबर पख्तून अभी पाकिस्तान के अंदर ये जगह है, दिल्ली वाराणसी एंड चंपारण, जो कि हमारे कहाँ पे बिहार में, ओके। देन सारनाथ में, सारनाथ एंड प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है, सांची मध्य प्रदेश में। तो इस जगह पे हमारे 7 जो रॉक पिलर एडिक्ट है, पिलर बनाया गया, खंबा बनाया गया है, तो उसके ऊपर उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। उनका जो इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है। तो 50 फीट का यहाँ पे टॉल जो होता था रॉक पिलर्स, तो 50 फीट का हाइट हुआ था, उसके साथ वेट अगर बात करते हैं तो 50 टन्स। तो मान लो तो उस टाइम पे कितने सारे लोग इस काम करने के लिए अपॉइंटमेंट हुए होंगे, ये सारे काम उनको देखने के लिए, ठीक है। इतने सारे हैवी वर्क उस टाइम पे हुआ करता था।
तो यहाँ पे एलिफेंट्स, बहुत सारी जगह पे एलिफेंट्स, ओके, लोटस, व्हील, ये सर सिंबल्स के हिसाब से हम बुद्धिज्म के अंदर भी सुने हुए हैं, एलिफेंट्स का या फिर लोटस का, व्हील का, जैसे धर्म चक्र परिवर्तन हम व्हील्स का सिंबल के हिसाब से जानते हैं, लोटस के वर्थ के हिसाब से बुल और लोटस वर्थ के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एडिक्ट में इनके बारे में लिखा गया है, या फिर बुद्धिज्म का बहुत सारे मतलब हम एविडेंस, ठीक है, ये एविडेंस है बुद्धिज्म के अंदर मिलता है, क्योंकि अशोक भी एक बुद्धिज्म का फॉलोअर्स थे, इंपॉर्टेंट एक फॉलोअर्स थे। ठीक है, टॉक अबाउट अशोक प्रिंसिपल्स एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ द पीपल्स, तो उनका अगर पिलर एडिक्ट 1 के अंदर बात करते हैं, ठीक है, तो पिलर एडिक्ट 1 में क्या लिखा गया है ना, अशोक अपने लोगों के बारे में कैसे सोचते थे, लोग अब क्योंकि कोई राइन में कोई राजा होगा तो उसके लिए प्रजा भी होना चाहिए, प्रजा उसे जब पसंद करेंगे तभी वो राज्य में कोई राजा अच्छे से शासन कर सकता है। ठीक है, तो अगर राजा अच्छा नहीं होगा डेफिनेटली लोग उसको क्या करेंगे, हेट करेंगे या नहीं। ठीक है, तो टॉक अबाउट अशोक प्रिंसिपल, तो अशोक कैसे प्रिंसिपल पर्सन थे और लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करते थे, ये मेंशन किया गया है पिलर एडिक्ट 1 में। ओके, पिलर एडिक्ट 2 में क्या मेंशन किया गया है, अशोक के धर्म के बारे में, धर्म मतलब धर्म। ठीक है, तो अशोक जो बुद्धिज्म फॉलो करते थे, ठीक है, बुद्धिज्म फॉलो करते तो उसके बारे में लिखा गया है कहाँ पे ना, पिलर एडिक्ट 2 में। ठीक है, पिलर एडिक्ट 3 क्या डिफाइन करता है, अवॉइडिंग प्रैक्टिस ऑफ द क्रुएलिटी, सीन एंड हारसनेस, किसी के बारे में किसी को हत्या नहीं करना, किसी को अपमान नहीं करना है, ठीक है, कोई पाप नहीं करना, इसके बारे में मेंशन किया गया है पिलर एडिक्ट 3 में। 4 में क्या बोलता है ना, इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड राजकोष, ठीक है, उस टाइम पे जो उनका राजकोष का ध्यान रखते थे उनको राजकोष कहते थे, जो कि उनका जुडिशियल सिस्टम, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका, जुडिशियल सिस्टम को रिव्यू करते थे, उसके साथ साथ रेवेन्यू, जो साम्राज्य के अंदर जो पैसा कलेक्शन होगा उसको साम्राज्य के वेलफेयर में लगाया जाएगा, तो उसको हम रेवेन्यू सिस्टम कहते थे। तो रॉक एडिक्ट सॉरी पिलर एडिक्ट 4 में मेंशन किया गया है उनका जुडिशियल सिस्टम कैसा था और रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, पिलर एडिक्ट 5 में क्या मेंशन किया गया है ना, बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट शुड नॉट बी किल्ड, कुछ बर्ड्स और एनिमल्स है जिनको हम मार नहीं सकते कुछ सर्टेन ओकेजन पे, और कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनका मारना या फिर उनका वध करना या फिर हम हत्या करना, किलिंग करना, जिसको पूरा बैन किया गया था। ठीक है, इसमें भी मेंशन किया गया है। ठीक है, 6 में क्या टॉक किया गया है, 6 धर्मो पॉलिसीज, ठीक है, उनका जो धर्मो पॉलिसीज था, ठीक है, स्टेट्स के अंदर, उनका जो साम्राज्य के अंदर अलग अलग जगह पे, ठीक है, धर्म का जो पॉलिसी हुआ करता था उसको कैसे प्रोपागेट करे, लोगों को कैसे बुद्धिज्म के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो उसके बारे में मेंशन किया गया पिलर एडिक्ट 6 में। पिलर एडिक्ट 7 में मेंशन किया गया है अशोक्स धर्मस टॉलरेंस। ठीक है, तो ये खुद तो बुद्धिज्म फॉलो करते थे, उसके साथ साथ अदर जो रिलीजन्स थे, हिंदुइज्म हो गया या फिर जैनिज्म हो गया या फिर इस्लामिज्म हो गया, तो इस्लामिज्म तो इसके बाद आएंगे। ठीक है, जो भी उस टाइम पे रिलीजन था तो उसके बारे में वो क्या करते थे ना, सबको इक्वल हिसाब से देखते थे, मतलब सबके साथ एक नॉर्मल बिहेवियर उनका था, लेकिन ये फॉलोअर्स थे किसका, बुद्धिज्म का। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है, 14 रॉक एडिक्ट थे, लेकिन मैंने कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट ही उठाया है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट, सम इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे दिया है जैसे थर्ड एडिक्ट, रॉक एडिक्ट अगर हम 3 की बात करते हैं, ये अशोक का जेनरोसिटी के बारे में बात करता है टू द ब्राह्मण्स। ठीक है, तो ब्राह्मण्स के लिए ये थोड़ा सा उदारवादी चिंताधारा रखते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण्स लोगों को, क्योंकि इन्होंने देखा था इनका जो मतलब जेजेवापा, जो हम जिसे कहें ग्रैंड फादर, ठीक, ग्रैंड फादर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत ही अच्छा ब्राह्मण जिनको हम चाणक्य या फिर कौटिल्य के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया था, जिसके कारण उनका एक बेस बन पाया मौर्यन किंगडम के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद इनका जो पापा बिंदुसार थे, ठीक है, फादर बिंदुसार थे, तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा सा अपना किंगडम को संभाला, तो इसीलिए उन्होंने उनका जो एक फेथ बन गया था, ठीक है, फेथ बन गया था किसके ऊपर ना, सारे ब्राह्मण्स के ऊपर। ठीक है, इसीलिए उनका जो हमेशा दया की दृष्टि रहता था जितने सारे ब्राह्मण्स थे। ठीक है, अपने रॉक एडिक्ट में भी मेंशन इसलिए उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, रॉक एडिक्ट 5 में किसके बारे में बात किया है ना, धर्म महात्मच। ठीक है, एंड ट्रीटिंग देम एज स्लेव्स ऑफ राइट्स, तो धर्म महात्मा मतलब जो धर्म प्रोपागेट करते हैं, ठीक है, आगे उसको धर्म को प्रचार करते हैं, ठीक है, इसको प्रसार करते हैं, उसको आगे फैलाते हैं, तो उनके बारे में बात किया गया है। ठीक है, रॉक एडिक्ट 6 में किसके बारे में बात किया गया है ना, किंग का डिजायर टू नो अबाउट द पीपुल्स कंडीशन, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है, कोई भी राजा है डेफिनेटली उसको अपने सारे प्रजा के बारे में एक जानकारी होना चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तो डेफिनेटली वो गुड रूलर नहीं कह सकते। ठीक है, तो गुड रूलर्स हमेशा होता है जो कि बेस बदल के, बहुत सारे टाइम पे वो क्या करते थे, अपना बेस बदल के नॉर्मल पर्सन के हिसाब से लोगों के बीच में जाते थे, मार्केट के अंदर जाते थे, देखते थे वहाँ पे शासन कैसा है, सिस्टम कैसा चल रहा है, हमारे जितने सारे मैंने जिनको अपॉइंटमेंट किया है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं। ठीक है, तो लोगों की कंडीशन के बारे में जानना एक राजा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है,
ठीक है, जो कि अशोक भी करते थे। ठीक है, तो मेजर रॉक एडिक्ट 7 में मेंशन किया गया है, सिंबलाइज अबाउट द टॉलरेंस ऑफ द रिलीजन। ठीक है, रिलीजन का टॉलरेंस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। मेजर रॉक एडिक्ट 8 क्या बोलता है, नौशोक्स फास्ट विजिट टू बोध गया। ठीक है, तो बोध गया में गए थे, बोधि ट्री, जहाँ पे इनको जो बुद्धिज्म के अंदर ओके एक मेजर इम्पैक्ट मिला। ठीक है, तो बोध गया एक इंपॉर्टेंट जगह है, तुमने सुना होगा बोध गया में भगवान बुद्ध ने क्या किया था, समाधि लिए थे वहाँ पे। ठीक है, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, बोधि ट्री के अंदर उनको मेजर नॉलेज प्राप्त हुआ था। तो रॉक एडिक्ट 9th में, सॉरी 11th में टॉक अबाउट द इलाबोरेशन ऑफ द धर्म। ठीक है, तो धर्म का कैसे इलाबोरेशन करें। ठीक है, बुद्धिज्म के अंदर जो हिनयान महायान का सेक्ट था, डिवीजन था, उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, रॉक एडिक्ट 13 पे मेंशन किया गया है ओके विक्ट्री ऑफ द अशोक इन द कलिंग वार। ये कलिंग वार में उनका विनिंग कैसा था, इसके बारे में मेंशन किया गया। ये कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा मेजर रॉक एडिक्ट में कलिंग वार के बारे में मेंशन है। ठीक है, तो रॉक एडिक्ट 13 मेंशन करना वहां पे। रॉक मेजर रॉक एडिक्ट के बाद कुछ माइनर रॉक एडिक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो माइनर रॉक एडिक्ट यहाँ पे 15 माइनर रॉक एडिक्ट मिलता है अक्रॉस द कंट्री, और हमारे कंट्री के साथ साथ अफगानिस्तान में भी कुछ माइनर रॉक एडिक्ट भी मिलते हैं। ठीक है, तो अशोक ने अपना नेम कुछ जगह पे मेंशन भी किया हुआ है। अशोक मेंशन इज द नेम इन द 4 प्लेसेस, 4 प्लेसेस में अशोक का नाम मेंशन आता है। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकता है कभी, जैसे मस्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, ब्रह्मगिरी में भी, एंड गुजरात में एंड नेथुर में, इस चारों जगह पर अशोक ने अपना नेम मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट अगर उनका एम्पायर की बात करते हैं तो एम्पायर बहुत सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ करता था। ईस्टर्न पार्ट में कौन सा लैंग्वेज यूज होता था, तो वहाँ पे मगधी लैंग्वेज यूज होता था। वहाँ पे जो स्क्रिप्ट कहाँ से उठाया गया था, द स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट में कौन सा लैंग्वेज, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, इन व्हिच पार्ट ऑफ द अशोक राइन्स ओके मगधी लैंग्वेज इज यूज्ड, तो हम क्या लिखेंगे आंसर वहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में। स्क्रिप्ट क्या था वो ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। ठीक है, अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज यूज होता था। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज यूज होता था, उसका स्क्रिप्ट क्या था ना, कोरोस्त्री स्क्रिप्ट। ठीक है, तो कोरोस्त्री स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज होता था, और लैंग्वेज क्या था ना, प्राकृत। तो वेस्टर्न में प्राकृत और ईस्टर्न में मगधी। ठीक है, तो हमें जो मौर्यन एम्पायर से क्या क्या मिला। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस मतलब हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं क्यों, या फिर अशोक के बारे में हमें जानना क्यों है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के अंदर या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है देखो, तो द एम्बलम जो इंडियन का रिपब्लिक एम्बलम है, जिसको हम अशोक स्तंभ कहते हैं। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया, जिसको हम 4 लायन पिलर कहते हैं। ठीक है, इनका सारनाथ से उठाया गया था इसको। गुरुकुल सिस्टम इन्होंने एस्टेब्लिश करवाया था, क्योंकि गुरुकुल्स या मोनास्ट्रीज, जो गुरुकुलस होता है या मोनास्ट्रीज होता है बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के लिए, ठीक है, इस टाइम पे डेवलपमेंट हुआ था। और रॉयल पेट्रोनेज मतलब राज्य के शासन के हिसाब से, मतलब राजा के तत्वावधान में अगर हम बात करेंगे तो राजा डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व करते थे, अपने अंडर रखते थे, इसी कारण यहाँ पे जो टीचिंग प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो पाए, गुड पीपल्स यहाँ से निकले। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे मौर्यन किंगडम का अंदर। इस पीरियड ऑफ टाइम कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक हम कह सकते हैं फिलोसफी के अंदर। भद्रबाहु का कल्पसूत्र, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है, पूछ लेता है भद्रबाहु क्या रेटिंग किए थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड कथा वस्तु, कथापटु एंड जैनिक टेक्स्ट, कुछ जैनिक टेक्स्ट थे जैसे भगवती सूत्र, ठीक है, एंड अचांग सूत्र, ये दोनों सूत्र भी पूछा जाता है जो जैनिज्म का टेक्स्ट है। ठीक है, भगवती सूत्र एंड अचांग सूत्र। तो क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता था इनके, देखो तो अशोक एम्पायर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी जगह पे उनको एक ग्रेट किंग के हिसाब से मेंशन किया है, कुछ कुछ जगह पे तो उनको एक गॉड के साथ सिमिलरिटीज किया गया है, और कुछ जगह पे उनको एज ए मतलब डेमोन किंग के हिसाब से मेंशन किया, जैसे उन्होंने अपने भाई को मार के बहुत से 99 भाई को किल करके थ्रोन के ऊपर आए थे। उसके बाद एक ब्लड सेक वार भी उन्होंने किया जिसको हम कलिंग वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो तो अशोक एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। अगर गुड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी की देखने की बात करेंगे तो अगर पूरा एम्पायर अगर एट ए टाइम कोई किंग डायरेक्टली रूल करेगा वो सारे पार्ट्स को ध्यान नहीं रख पाएगा। अगर उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड करता है और वहां पे प्रोविंसेस को हेड को अपॉइंटमेंट करते हैं, इसके कारण क्या होगा ना, पूरे राज्य शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डिवाइडिंग इनटू द प्रोविंसेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्पेक्ट ऑफ अशोक। ठीक है, तो अशोक का राइन के अंदर उनका प्रोविंसेस का जो डिवीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता है। ठीक है, he established धर्म मात्रस। ठीक है,
धर्मशालाज एंड हॉस्पिटल्स, तो बहुत सारी जगह पे ये धर्मशालाज भी एस्टेब्लिश करते थे, उसके साथ साथ हॉस्पिटल भी, क्योंकि उस टाइम पे अगर ट्रीटमेंट लोगों को नहीं मिल पाएगा, गुड ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा या फिर गुड टीचिंग नहीं मिल पाएगा, लोगों के लिए रहने की जगह नहीं होगा। बहुत सारे जो उस टाइम पे बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो कहाँ पे रहते थे, धर्मशालाज में, ठीक है। उस अपने किंगडम के अंदर बहुत सारे धर्मशालाज भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। जब उन्होंने गया में विजिट किए, जो बोधि गया में विजिट किए थे, कौन सा, अपने 10th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, ठीक है, उनका राइन का जब 10th ईयर था उस टाइम पे बोध गया में विजिट किए थे, ठीक है। लुम्बिन विजिट किए थे वो अपना 20th ईयर में, ठीक है, 20th ईयर में, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, मेड अ टेक्स्ट दैट इज द मेंशन इज ओके रोमन दे पिलर, ये वाला पूछ भी लेता है अपने कौन सा ईयर में वो गए थे, कहाँ पे, बोध गया में, वो कहाँ से हमें उसका एविडेंस कहाँ से मिलता है, रोमन दे पिलर, जो कि पिलर एडिक्ट है, ठीक है, जो अभी मैं बोल रहा था पिलर एडिक्ट के बारे में, तो पिलर एडिक्ट के अंदर मेंशन किया गया है रोमन दे पिलर के अंदर अपने 20th ईयर्स ऑफ उनका जो राइन था, तो वहाँ उस टाइम को विजिट किए थे, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे धर्म महापात्रों को अपॉइंटमेंट भी किए थे, जिनका काम क्या था, लोगों को धर्म के बारे में बताना, ठीक है। तो उनका जो बुद्धिज्म का अंदर या फिर बुद्धिज्म का अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, तो ये कौन सा पिलर के अंदर मेंशन किया गया है, रोमन दे पिलर के अंदर, ठीक है। तो अशोक खुद भी तो उसको प्रोपागेट भी करते थे, उसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटा और बेटी को भी जो धर्म प्रचार या धर्म प्रचार में लगाए थे, उनका बेटा महेंद्र और उनका बेटी थी संघमित्रा, इनको भी उन्होंने श्रीलंका या फिर शिलोंग भेजे थे। देखो यहाँ पे मेंशन हुआ है, देखो, तो अशोक उनका जो सन थे महेंद्र एंड उनका डॉटर, ठीक है, संघमित्रा, ठीक है, ही सेंट टू द सिलोन, जिसको अभी हम प्रेजेंट डे में श्रीलंका कहते हैं, टू स्प्रेड बुद्धिज्म। एंड अशोक को बहुत सारे नाम से ही बुलाया जाते से बोधा शक्य, ठीक है, उनको बुधा शक्य भी कहते हैं। कौन सा इंस्क्रिप्शन में उनको बुधा शक्य बोला है, दैट इज मक्सी इंस्क्रिप्शंस। एंड धर्माशोक को भी इनको मेंशन किया गया है कुछ जगह पे, जो कि सारनाथ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, इनको धर्माशोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। उनको कुछ टाइटल भी दिया गया था, जैसे देवनाम प्रिय टाइटल भी दिया गया था, पूछ लेता है which title is taken by Ashok, that is called देवनाम प्रिय, मींस डिवोटी ऑफ द गॉड, भगवान के आश्रित होने वाले। प्रियदासी भी मेंशन किया गया है उनको, ठीक है। प्लेजिंग अपीयरेंस, मतलब उनका अपीयरेंस बहुत ही अच्छा था, गुड लुकिंग पर्सन थे, लोग जब उनको देखते थे खुश हो जाते थे, तो प्लीजिंग अपीयरेंस था, इसीलिए उसको उनको प्रियदासी भी कहते थे, ठीक है। तो सांची स्तूप भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया है मध्य प्रदेश में, मीर रुकुन स्तूप भी एस्टेब्लिश किया है कर्नाटक में। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनके पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो ये आज का ये टॉपिक हमारे था किसके बारे में ना, मौर्यन किंगडम्स के बारे में, जहाँ पे हमने 3 ग्रेटेस्ट रूलर के बारे में डिस्कशन किया, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में, और उनका सबसे एस्टेब्लिशर जो मौर्यन किंगडम के थे वो था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। तो आज का क्लास का टेस्ट कैसा लगा आपको, आप अपने कमेंट्स राय देंगे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। जय हिंद, थैंक यू।